वेलकम टू कंप्यूटर लेक्चर सीरीज। लास्ट लेक्चर हमारा हुआ था मेमोरी के ऊपर, वो पहला वाला पार्ट था। वी आर स्टार्टिंग टुडे सेकंड पार्ट ऑफ मेमोरी। लास्ट लेक्चर अगर आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा होगा तो देख लीजिए। अगर आपने देखा होगा तो हमने उसमें दो चीज़ें पढ़ा था, इंटरनल मेमोरी, और इंटरनल मेमोरी के अंदर हमने सबसे पहला देखा था रजिस्टर और दूसरा देखा था कैश मेमोरी। ठीक है, ये दो मेमोरी हमारी हो चुकी थी जो कि इंटरनल में डिवीजन था। उसके बाद में मेमोरी के हमने दो डिवीजन देखे थे, अगर आपको याद होगा तो एक था प्राइमरी मेमोरी और दूसरा था सेकेंडरी स्टोरेज। तो आज जो पार्ट हम कंप्लीट करने वाले दैट इज प्राइमरी मेमोरी। चलो देखते हैं। अब ये प्राइमरी मेमोरी जो होता है इसके अंदर क्या क्या आता है। ये देखो, प्राइमरी मेमोरी के अंदर हमने देखा था रैम और रोम के बारे में। तो आज हमको जो पढ़ना है वो है रैम। ठीक है, रैम और रैम के टाइप आज हम कवर करने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। ये सब यूनिट्स है, यूनिट्स भी हम पढ़ेंगे बाद में। मेमोरी यूनिट के ऊपर एक क्वेश्चन आता है तो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ये सीक्वेंस हमारा हो चुका है। देन इंटरनल मेमोरी कल हमारा हो चुका था, रजिस्टर और कैश, और आज हमको पढ़ना है प्राइमरी मेमोरी के बारे में। तो चलो शुरू करते हैं प्राइमरी मेमोरी। ठीक है, प्राइमरी, अगर मैं प्राइमरी मेमोरी की बात करूंगा तो प्राइमरी मेमोरी में कौन कौन आएगा। तो प्राइमरी मेमोरी में सबसे पहले आएगा रैम, देन आएगा रोम। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। और ये एग्जाम में कभी नहीं पूछा जाएगा। अगर आपको फुल फॉर्म आता है तो बिल्कुल एग्जाम में कभी पूछा नहीं जाएगा। जो आपको नहीं आता है, जो आपको नहीं पता होता है, वही एग्जाम में आता है। ठीक है, तो रैम और रोम के बारे में हम लोग देखेंगे। तो रैम के ऊपर कौन से क्वेश्चन आएंगे, रैम के ऊपर क्या पूछा जाता है, देखते हैं। पहले रैम को तो समझ लेते हैं कि रैम है क्या। पहले रैम को देखते हैं, बाद में फिर हम रोम की तरफ जाएंगे। ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं। अभी रैम के बारे में हम लोग देखते हैं। रैम के बारे में हम लोग देखते हैं। जैसे लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि रैम जो होता है ये हमारे कंप्यूटर का मेन मेमोरी भी कहलाता है। ठीक है, देखो होता क्या है हमारे कंप्यूटर में ये सीपीयू है। इस सीपीयू के पास डेटा कहाँ से जाएगा, या तो उल्टा निकालते हैं। चलो उल्टा लेते हैं। यहां पर मैं लिख लेता हूं कि ये सीपीयू है। इस सीपीयू के पास में डेटा कहाँ से जाना है, रैम के पास से। ठीक है, कल हमने देखा था रैम और सीपीयू के बीच में जो मेमोरी होती है, जो रिपीटेडली यूज्ड डेटा बाय सीपीयू स्टोर करती है, उसको हम लोग कैश मेमोरी बोलते थे। आपने कल पढ़ा होगा। ठीक है, लास्ट लेक्चर में आपने देखा होगा। अगर नहीं देखा होगा तो इसके पहला वाला लेक्चर देख लो, मेमोरी पार्ट 1। देन अब ये रैम के पास से डेटा कहाँ से आता है, तो यहाँ पर कुछ भी ले सकता हूँ मैं। फॉर एग्जाम्पल हार्ड डिस्क ड्राइव ले लूंगा, या सीडी ले लूंगा, सीडीज डीवीडीज, या तो मैं ले सकता हूँ ऑप्टिकल डिस्क, या तो मैं लिख सकता हूँ पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड्स, कोई भी सेकेंडरी स्टोरेज यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, अब ये रैम जो है ये हमारी प्राइमरी मेमोरी है। उसके बाद में नीचे में सीपीयू, तो जो डेटा सीपीयू को प्रोसेसिंग के लिए लगेगा वो सब डेटा कहाँ से जाएगा, तो रैम के पास से जाएगा सीपीयू के पास। ठीक है, अब रैम के पास से डेटा कहाँ से आएगा, तो फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर हार्ड डिस्क लिया। हमारे कंप्यूटर में होता है सी ड्राइव, तो सी ड्राइव जनरली हमारे कंप्यूटर का होता है इंटरनल हार्ड डिस्क। ठीक है, इंटरनल डिस्क भी हम इसको बोल सकते हैं। हमारे कंप्यूटर में हार्ड डिस्क होता है, तो इस हार्ड डिस्क के अंदर हमारे प्रोग्राम्स है, इस हार्ड डिस्क के अंदर हमारे फोटोज़ है, इस हार्ड डिस्क के अंदर हमारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है, इसी हार्ड डिस्क के अंदर गेम्स होते हैं। तो सारा परमानेंट डेटा जो है वो सब कहाँ रखते हैं हम लोग, हार्ड डिस्क ड्राइव में। वो अपने आप तो डिलीट होगा नहीं जब तक कोई वायरस आके उसको ख़राब नहीं करता, कोई फाइल करप्ट नहीं होती कुछ डैमेज होने के कारण, या तो कुछ टेक्निकल इशू आने के कारण, या तो कोई पर्सन आकर उसको खुद होकर डिलीट नहीं करता, तब तक तो वो डिलीट होगा नहीं। तो हार्ड डिस्क के अंदर डेटा हमारा कैसा है, परमानेंट है। ठीक है, तो हार्ड डिस्क हमारा परमानेंट स्टोरेज है, और रैम के अंदर वो डेटा आएगा जब हम कोई फाइल ओपन करेंगे। तो जैसे हमने कोई फाइल को ओपन किया तो हमारा डेटा कहाँ पर आया, रैम के अंदर। प्रोसेसिंग के लिए गया सीपीयू के पास, सीपीयू ने वो डेटा प्रोसेस किया, प्रोसेस करने के बाद रिस्पेक्टेड जो हार्डवेयर है उसके पास भेजकर वो आउटपुट दे देगा। जैसे प्रिंटर है तो प्रिंटर के पास जाएगा वो डेटा, मॉनिटर है तो मॉनिटर के पास जाएगा, डिस्प्ले के पास जाएगा। तो ये सब काम सीपीयू का है। ठीक है, अब देखो जब हम किसी फाइल को या तो कोई इनपुट जब हम देते हैं तब वो कहा जाता है रैम के पास। अब फॉर एग्जांपल मान लो मेरे कंप्यूटर में हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क के अंदर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड नाम का सॉफ्टवेयर है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सुना होगा, MS वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड नाम का सॉफ्टवेयर रखा हुआ है।
उस सॉफ्टवेयर को मैंने ओपन किया तो वो सॉफ्टवेयर कहाँ आएगा, रैम के पास, रैम के पास से जाएगा सीपीयू के पास, मुझे स्क्रीन के ऊपर दिखेगा वर्ड शुरू हो गया है। अब वर्ड शुरू हो गया तो वर्ड के अंदर मैंने तुरंत एक कमांड में गया, मैं फाइल नाम के कमांड में गया, ठीक है। फाइल में जाकर मैंने एक कमांड दिया न्यू, और एक नई फाइल बन जाएगी। जैसे नई फाइल बनी, उस नए फाइल के अंदर मैंने टाइप करना शुरू कर दिया, टाइपिंग करना शुरू कर दिया। तो जो मैं टाइप कर रहा हूँ वो कहाँ जा रहा है, फाइल में। और फाइल कहाँ पर बनी है, MS वर्ड में। और MS वर्ड कहाँ पर है, MS वर्ड अभी कहाँ पर चल रहा है, अभी कहाँ पर चल रहा है, तो अभी चल रहा है रैम के पास, ठीक है। तो हार्ड डिस्क में से MS वर्ड आया रैम के पास, जैसे मैंने ओपन किया, फिर मैंने फाइल नाम का कमांड दिया, फाइल के अंदर न्यू नाम का कमांड दिया, न्यू के अंदर जाने के बाद टाइप करना शुरू किया। जो मैं टाइप कर रहा हूँ वो सब कहाँ जा रहा है, रैम के पास, ठीक है। रैम के पास सब स्टोर हो रहा है जो भी मैं टाइप कर रहा हूँ। अब सोचो कि आप टाइप कर रहे हो, थोड़ी पुरानी बात करते हैं, ठीक है। 10 साल पुरानी बात कर रहे हैं हम लोग, जब MS वर्ड अपडेटेड नहीं था, ठीक है, पुरानी बात कर रहे हैं। तो 10 साल पुरानी हम बात करें कि आप टाइप कर रहे हो, लाइट चली गई, तुरंत लाइट चली गई, क्या होगा, आपने जो भी टाइप किया कंटेंट था वो सब वैनिश हो जाएगा, वो सब लॉस हो जाएगा। और ये क्यों हुआ, ये सारे कंटेंट लॉस क्यों हुए, क्योंकि जो हमारी रैम थी वो कैसा स्टोरेज था, वोलाटाइल। और वोलाटाइल का मतलब कल हमने आपको बताया था, वोलाटाइल का मतलब होता है टेम्पररी, ठीक है, टेम्पररी। तो रैम कैसा स्टोरेज है, कैसी मेमोरी है, तो रैम इज टेम्पररी, रैम टेम्पररी है। तो रैम टेम्पररी होने के कारण क्या हो जाएगा कि उसके अंदर के जो कंटेंट थे वो सब लूज हो जाएंगे एज सुन एज कंप्यूटर बंद हो गया। जैसे ही कंप्यूटर बंद हो गया रैम के कंटेंट लॉस हो गए, ठीक है। तो रैम इज वोलाटाइल, ठीक है। अब अगर मान लो कि लाइट जाने के कुछ ही सेकंड पहले, 10 सेकंड पहले अगर मैंने सेव का कमांड चला दिया होता तो क्या होता था, अगर मैंने सेव का कमांड चला दिया होता तो क्या होता था, जो मेरे टाइपिंग है वो सब कहाँ है, फाइल में, फाइल है MS वर्ड में। जैसे मैंने सेव किया तो मेरी फाइल रैम से निकलकर कहाँ जाती थी, हार्ड डिस्क में। उस फाइल को मैं नाम देता था abc.doc नाम की फाइल बनती थी, abc.doc नाम की फाइल बनती थी फॉर एग्जांपल। और ये फाइल अब कहाँ पर स्टोर हो गई, हार्ड डिस्क ड्राइव में। और हार्ड डिस्क ड्राइव कैसा स्टोरेज है, हार्ड डिस्क ड्राइव स्टोरेज है मतलब क्या है, परमानेंट है, ठीक है, परमानेंट है। तो ऑब्वियस सी बात है मेरा डेटा सेफ है कहाँ पर, हार्ड डिस्क में। कब, जब मैंने सेव किया होगा। अगर मैंने डेटा को सेव नहीं किया है, फाइल को सेव नहीं किया, तो मेरा डेटा रैम के अंदर रहेगा। और रैम के अंदर होने के कारण अगर कंप्यूटर बंद हो जाता है लाइट जाने के कारण, तो मेरे कंटेंट हो जाएंगे लॉस, मेरी टाइप की हुई सारी मेहनत पानी में, राइट, ठीक है। तो ये सब रैम के अंदर सॉरी, ये सब रैम के अंदर होता है। क्यों, क्योंकि रैम कैसी मेमोरी है, तो वोलाटाइल है, ठीक है, याद रखिएगा। अब ये सीक्वेंस आपको समझ में आ गया होगा, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। अभी जो नया वर्ड का सॉफ्टवेयर है, MS वर्ड वगैरह, तो पावर पॉइंट है, जो भी है, नए जो सॉफ्टवेयर सभी आ रहे हैं, नए वर्जन जो आ रहे हैं, उसके अंदर ऑटो सेव नाम का ऑप्शन होता है। मतलब आप इंटरनेट से वगैरह कनेक्ट है तो अपने आप आपके ड्राइव में जैसे जैसे आप टाइप कर रहे हो वैसे वैसे डेटा सेव हो रहा है, तो उसमें आप बाद में रिकवर कर सकते हो आसानी से। और बहुत सारे ऐसे मैकेनिज्म है, ऐसे प्रोग्रामिंग लाई गई है जिसके कारण आपका डेटा लॉस नहीं होगा, आपका डेटा सेफ रहेगा। अगर आप सेव भी नहीं करते हो तो बहुत बार आपका डेटा ऑटोमेटिकली सेव होता है अगर आप इंटरनेट वगैरह से कनेक्ट हो तो, ठीक है। तो ड्राइव वगैरह होते हैं या तो जो उनका क्लाउड होता है वहाँ पर आपका डेटा स्टोर हो जाता है, ठीक है। तो आपका डेटा लॉस नहीं होता अभी जो नए वाले जो वर्जन्स आए हैं, नए वाले जो सॉफ्टवेयर्स है उसके अंदर। ओके, चलो इतना समझ में आ गया होगा आपको, हार्ड डिस्क, रैम, CPU। अब बहुत सारे क्वेश्चन मुझे ये आते हैं कि सर रैम अगर नहीं रहा तो, रैम अगर नहीं रहा तो चलेगा नहीं क्या, रैम प्राइमरी में आता है ना, प्राइमरी में आता है रैम, तो रैम अगर नहीं रहा तो चलेगा क्या, तो नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा, एज कंपेयर टू हार्ड डिस्क रैम का स्पीड ज़्यादा है, ठीक है। हार्ड डिस्क अगर साइकिल है तो रैम फरारी कार है, ठीक है। और फरारी कार, अगर ये रैम फरारी कार है, ठीक है, और ये हार्ड डिस्क साइकिल है, तो दोनों का स्पीड मिसमैच है ना, सीधी सी बात है। CPU की बात करेंगे तो CPU बहुत तेज है, CPU फरारी कार जितना तेज है, तो CPU को तेज वाले लोग पसंद है, CPU को स्लो वाले लोग पसंद नहीं है। तो अगर CPU को डेटा चाहिए होगा तो रैम से ही लेगा। हार्ड डिस्क से अगर लेने जाएगा CPU तो क्या होगा, CPU को बहुत वेट करना पड़ेगा, डेटा कब आएगा, कब प्रोसेसिंग होगा, कब आउटपुट आएगा,
तो सीपीयू को वेट करना पड़ेगा, सीपीयू को वेट करना पसंद नहीं है, सीपीयू को तुरंत डेटा मिलेगा तो तुरंत प्रोसेस करेगा, सीपीयू बहुत तेज़ है। ठीक है, अगर सीपीयू कार फरारी है तो ये भी फरारी है, और फरारी बिल्कुल एक दूसरे के साथ कंपैटिबल है, लेकिन फरारी और साइकिल एक दूसरे के साथ कंपैटिबल नहीं है। सीधी सी बात है, अगर आपको कार चलाना है, कार के दोनों सामने के पहिए अगर एक ही साइज़ के तो कार बराबर चलेगी, लेकिन कार का एक पहिया आपने लगा दिया कार का और दूसरा पहिया लगा दिया ट्रैक्टर का बड़ा वाला, तो कार नहीं चलेगी ना, मिसमैच हो जाएगा। बस वही चीज़ है। तो रैम और सीपीयू आर कंपैटिबल विद ईच अदर, इनका स्पीड कंपैटिबल है। वैसे सीपीयू बहुत ज़्यादा तेज़ होता है, तो सीपीयू तक तेज़ी से डेटा पहुंचाने का काम कौन करता है? रैम। हार्ड डिस्क या तो पेन ड्राइव डायरेक्टली डेटा नहीं पहुंचा सकता सीपीयू के पास, अगर पहुंचा दिया तो मिसमैच हो जाएगा स्पीड का, सिंक्रोनाइज नहीं होगा और कंप्यूटर बहुत ज़्यादा स्लो काम करेगा। ठीक है, और भी बहुत सारी तकलीफ है। ठीक है, तो इसलिए रैम होना ज़रूरी है। इसलिए कोई भी मोबाइल हो, कोई भी कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो, सबके अंदर रैम होता ही होता है। चलो तो आगे बढ़ते हैं। अभी अब हमारा रैम के बारे में हमारा बेसिक हो गया, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछते हैं? ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए, आपको रैम के जो दो टाइप है, पहला होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एस रैम, दूसरा जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं डी रैम। इनके ऊपर आपको क्वेश्चन मिलेंगे, एस रैम और डी रैम। एस रैम स्टैंड्स फॉर स्टैटिक रैम, डी रैम स्टैंड्स फॉर डायनेमिक रैम। दो तरह की रैम होती है, स्टैटिक रैम एंड डायनेमिक रैम। तो स्टैटिक रैम की अगर मैं बात करूंगा तो स्टैटिक रैम में कुछ शॉर्ट में पॉइंट लिखता हूँ, आपको याद रखने हैं, नोट्स है वैसे पीडीएफ है उसमें आप पढ़ लोगे। तो एस रैम जो होता है स्टैटिक रैम, इसके अंदर अगर मैं कंपोनेंट की बात करूंगा, कंपोनेंट मतलब जिस चीज़ से ये रैम बनी है, अगर मेन कंपोनेंट की मैं बात करूंगा तो इसका जो मेन कंपोनेंट होता है वो होता है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर, ठीक है, सेमीकंडक्टर सुना होगा आपने। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है। तो ऐसे बहुत सारे मैट्रिक्स ऑफ सेमीकंडक्टर, जनरली 6 मैट्रिक्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स को मिलाकर बहुत सारे सेमीकंडक्टर को जोड़ कर बनाई जाती है एस रैम, स्टैटिक रैम। देन दूसरा जो होता है डायनेमिक रैम। डायनेमिक रैम का जो मेन कंपोनेंट है, डायनेमिक रैम जिस चीज़ से बनती है उस कंपोनेंट को हम लोग बोलते हैं कैपेसिटर। ठीक है, देन दूसरा जो पॉइंट है ये आपको याद रखना है, एस रैम का इस्तेमाल कहाँ होता है? तो एस रैम यूज्ड एज अ कैश मेमोरी। कैश सुना होगा आपने, कैश पढ़ा था हमने लास्ट लेक्चर में। तो कैश मेमोरी ही कौन है? एस रैम है। और हमारे कंप्यूटर के अंदर जो नॉर्मल रैम है वो किस किस्म की होती है? तो वो होती है डी रैम किस्म की। डी रैम यूज्ड एज अ नॉर्मल रैम बोल देंगे उसको, हमारे कंप्यूटर की नॉर्मल रैम। नॉर्मल मतलब जो रेगुलरली इस्तेमाल करते हैं कंप्यूटर्स वगैरह में। ठीक है, देन ये पहला पॉइंट हो गया, ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट देखते हैं, थर्ड पॉइंट। ठीक है, एस रैम के बारे में तीसरा पॉइंट। अब एस रैम के बारे में अगर मैं आपको बोलूं तो एस रैम जो होगा, एस रैम में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट दिख रहा हूं तीसरा वाला, नो नीड टू बी रिफ्रेश। इसको रिफ्रेश होने की जरूरत नहीं है। और अगर इधर लिखता हूं तो इधर लगेगा, मतलब इसमें रिफ्रेशिंग की जरूरत लगेगी, नीड्स टू बी रिफ्रेश। ठीक है, अब देखो दुनिया में जो तेज है वो महंगा है। फरारी कार महंगी है, साइकिल सस्ती है। जो तेज वो महंगा। तो ऑब्वियस सी बात है, इन दोनों रैम में से फास्टेस्ट कौन रहेगा? तो रहेगा एस रैम। तो एक पॉइंट हम यहाँ लिख सकते हैं, नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूँ। ठीक है, एस रैम और डी रैम का डिफरेंस हम लोग देख रहे हैं। तो एस रैम में नेक्स्ट वाला पॉइंट चौथा अगर मैं बोलूँगा तो एक्सेस स्पीड क्या है इसका? स्पीड इज बोल दूं मैं मोर, एक्सेस स्पीड इज मोर, आगे में आप लगा लो देन डी रैम।
मोर देन डी रैम। ठीक है, दोनों को कंपेयर कर रहे हैं ना। और यहाँ पर क्या लिख दूँ मैं, इसका एक्सेस स्पीड क्या होगा फिर, एक्सेस स्पीड इज लेस किससे लेस, तो एस रैम के कंपैरिजन में। ठीक है, तो अगर एक्सेस स्पीड की बात आ गई तो टाइम उल्टा हो जाएगा, मतलब यहाँ पर एक्सेस टाइम क्या हो जाएगा, एक्सेस टाइम इज लेस, मतलब तेज है इसलिए समय कम लग रहा है। और इसमें क्या लिखूंगा, इसमें मैं लिख दूंगा एक्सेस टाइम इज मोर, टाइम ज्यादा लग रहा है, मतलब स्लो है। देन लगा लेना, देन यहाँ पर आएगा एस रैम, यहाँ पर देन डी रैम। ठीक है, ये आपको समझ में आता है। ठीक है, तो कोई तकलीफ नहीं है। देन सबसे इंपॉर्टेंट मैंने क्या बोला था, कॉस्टिंग की अगर हम बात करेंगे तो कॉस्ट की भी बात ले लेते हैं। तो महंगा कौन होगा, जो तेज है वो महंगा है, मतलब जिसका स्पीड ज्यादा, स्पीड किसका ज्यादा है, एस रैम का, तो कॉस्ट क्या रहेगा, इसका ज्यादा, कॉस्ट इज मोर, ज्यादा महंगा होगा। और ये क्या होगा, कॉस्ट इज लेस, बराबर। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स है एस रैम और डी रैम के बारे में। ठीक है, एक बार आपके लिए रिपीट कर देता हूँ। देखो, एस रैम जो है स्टैटिक रैम, इसका जो मेन कंपोनेंट है, मतलब जिसकी मदद से ये बनता है, जिस चीज़ों को जोड़ कर बनता है, वो है सेमीकंडक्टर, मैट्रिक्स ऑफ सेमीकंडक्टर भी बोल सकते हैं। और इसका मेन कंपोनेंट है कैपेसिटर। एस रैम जो होता है ये एज अ कैश मेमोरी इस्तेमाल होता है, एज अ कैश मेमोरी इस्तेमाल हो रहा है। और ये जो है एज अ नॉर्मल रैम इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, मतलब हमारे कंप्यूटर में जो रैम लगी है वो कौन सी है, तो डी रैम है, डायनामिक रैम है। ठीक है, इसमें रिफ्रेशिंग की ज़रूरत है, रिफ्रेश होने की ज़रूरत पड़ती है, सॉरी इसमें नो नीड टू बी रिफ्रेश है, और डी रैम में नीड्स टू बी रिफ्रेश, इसमें रिफ्रेश होने की ज़रूरत पड़ेगी। अब रिफ्रेश होना मतलब क्या, तो सीधी सी बात है, अगर मान लो ये रैम है डी रैम, इसके अंदर कोई कंपोनेंट कोई डेटा है, वो डेटा अपडेट होना है। अपडेट मतलब जैसे 10+20 था, 20 के साथ +30 करना है, तो एक 30 नया आ गया डेटा, तो जैसे अपडेट करना है डेटा तो पहले 10+20 को उसको लूज करना पड़ेगा, फिर नेक्स्ट टाइम जब वो फिर से आएगा डेटा तो 10+20+30 इस तरह से आएगा। तो जब जब अपडेट होगा तब इसको क्या होना पड़ेगा, रिफ्रेश। तो इसलिए कंटिन्यूस रिफ्रेश होते रहता है डी रैम के अंदर, कंटिन्यूस रिफ्रेशिंग होते रहेगा। ठीक है, तो कंटिन्यूस रिफ्रेशिंग होने के कारण क्या होगा, तो कंटिन्यूस रिफ्रेशिंग होने के कारण इसका स्पीड क्या हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, कम हो जाएगा। इसलिए इसका स्पीड क्या है, कम है। देखो नेक्स्ट वाले इसमें देखो आप, ठीक है, स्पीड देखो इसका क्या है, कम है। डी रैम का रिफ्रेशिंग हो रहा है ना, तो रिफ्रेशिंग होने के कारण उसमें टाइम वेस्ट होगा ना इसका, तो इसका क्या हो जाएगा, स्पीड जो है वो कम हो जाएगा। ठीक है, अब ये स्लो है इसलिए इसका कॉस्ट भी कम है। जो सस्ता है, जो स्लो है, उसकी कीमत दुनिया में कम है, सीधी सी बात है। ठीक है, इसलिए देखो कॉस्ट इज लेस, डी रैम की कॉस्ट कम है। डी रैम में रिफ्रेश होने की ज़रूरत है। डी रैम क्या इस्तेमाल करता है, कैपेसिटर, और कैपेसिटर की खासियत होती है, कैपेसिटर चार्ज होता है, डिस्चार्ज होता है, चार्ज होता है, डिस्चार्ज होता है। ठीक है, तो जब जब वो चार्ज होगा तो नए कंटेंट के साथ अपडेट होगा, डिस्चार्ज होगा तो पुराने कंटेंट लूज करेगा। तो कंटिन्यूस ये प्रोसेस चलते रहेगा रिफ्रेशिंग का। कहाँ पर, डी रैम में। एस रैम में रिफ्रेश होने की जरूरत नहीं। तो आपको क्वेश्चन मिलता है विच ऑफ द फॉलोइंग रैम नीड्स टू बी रिफ्रेश, तो कौन सा रैम रिफ्रेश होता है, तो डी रैम। और विच रैम डू नॉट रिक्वायर रिफ्रेश, तो वो कौन है, तो वो है एस रैम। तो एस रैम और डी रैम का डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन अगर बनते तो इसी के ऊपर बनेंगे। देखो, ठीक है, ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको क्लियर करा के दिए। रैम क्या होता है, रैम टेम्पररी क्यों है, तो रैम प्राइमरी है और टेम्पररी, याद रखना, रैम इज प्राइमरी एंड रैम इज टेम्पररी, दोनों भी चीज़ें याद रखना। अब रैम के अंदर के कंटेंट लूज हो जाते हैं, इसलिए पुराने जो डेस्कटॉप वगैरह कंप्यूटर्स होते थे उसके अंदर यूपीएस लगाया जाता था। तो यूपीएस का फुल फॉर्म आपको पूछा जाता है, यूपीएस स्टैंड्स फॉर, तो ऑप्शन देता है अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा मारना, पहला वाला, अनइंटरप्टिबल पावर सप्लाई यूनिट, मतलब ही यूपीएस। तो यूपीएस क्या करता है कि अगर आपके घर का पावर कट भी अगर हो गया तो तुरंत वो पावर सप्लाई करता है आपके कंप्यूटर को, और आपके कंप्यूटर को बंद नहीं होने देता है। इसलिए रैम के कंटेंट लूज नहीं होते, कंप्यूटर बंद ही नहीं होता है अगर यूपीएस है तो। ठीक है, 15-20 मिनट का बैकअप आपको यूपीएस से मिल जाएगा, उतने समय में आप अपनी फाइल को सेव करके रख सकते हो। ठीक है, तो यूपीएस का बस उतना ही फायदा है और कोई काम यूपीएस का नहीं होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो देखो रैम दिखती कैसी है, आपने बचपन में वीडियो गेम खेला होगा कैसेट वाला, तो कैसेट को कभी ना कभी तोड़ा होगा, तो उसके अंदर इस तरह का एक चिप मिलता है, तो दैट इज़ रैम। ठीक है, तो रैम इस तरह से दिखेगी, उसके अंदर ये देखो चिप्स वगैरह लगी है। ठीक है, देन
रैम, स्टैटिक रैम, डायनेमिक रैम, दो उसके टाइप होंगे। स्टैटिक रैम में हमने देखा है, ठीक है, क्या क्या पॉइंट्स है वो सब मैंने आपको डिस्कस किए। देन डायनेमिक रैम के बारे में सारे पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए, जो मैंने डिफरेंस बताया वही आपको पढ़ना है, और ये नोट्स आप पढ़ लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। देन आगे में जो है नेक्स्ट वाला जो है रोम के बारे में बस बेसिक बताता हूँ। रोम क्या है? रीड ओनली मेमोरी है, रीड ओनली मेमोरी। लेकिन याद रखना रैम टेम्पररी था, रैम प्राइमरी था, प्राइमरी और टेम्पररी रैम के लिए। रोम के लिए याद रखना रोम टेम्पररी नहीं है, रोम होता है परमानेंट, लेकिन होता है प्राइमरी। तो इसका मतलब रोम अगर हमारे कंप्यूटर में नहीं है तो काम चलेगा नहीं, रोम हमारे कंप्यूटर में होना ज़रूरी है, ठीक है। चलो तो रोम को समझ लेते हैं। अब सबसे पहले रोम की बात करेंगे तो रोम कौन से मेमोरी के डिवीजन में आता है? तो हमने सबसे पहला देखा था इंटरनल मेमोरी, जिसके अंदर रजिस्टर और कैश था। दूसरा हमने देखा प्राइमरी मेमोरी, प्राइमरी के अंदर कौन कौन था? रैम और रोम। तो रैम और उसके टाइप्स हमने देख लिए हैं, स्टैटिक रैम देखा है, डायनेमिक रैम देखा है, रैम काम कैसे करती है वो देखा है। आज हमको पढ़ना है रोम के बारे में, ठीक है, रीड ओनली मेमोरी के बारे में, रोम के बारे में। तो प्राइमरी मेमोरी के अंदर सेकंड टाइप ऑफ मेमोरी इज रोम, दैट इज रीड ओनली मेमोरी। अब ये रोम का लोकेशन क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी है क्या, कहाँ पर रहती है, ये सब पहले पता करते हैं। देखो रोम जो होता है ये एक चिप है, रोम इज अ चिप, एक छोटा सा चिप है जो कहाँ होगा, लोकेशन क्या है इसका? तो जो हमारे कंप्यूटर के अंदर मदरबोर्ड होता है, मदरबोर्ड को आप लॉजिक बोर्ड भी बोल सकते हैं, उसी को पीसीबी, अगर छोटे कंप्यूटर्स है, मोबाइल्स है तो उसके अंदर उसको पीसीबी कहा जाता है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, ठीक है। और हमारे कंप्यूटर का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा जो होता है वो होता है मदरबोर्ड, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मेन बोर्ड। तो देखो नाम कौन कौन से पता है मदरबोर्ड को? एक तो मदरबोर्ड सबको याद रहेगा, दूसरा रहेगा मेन बोर्ड, तीसरा रहेगा लॉजिक बोर्ड, और उसको आप पीसीबी भी बोल सकते हो। तो ये जो हमारा मदरबोर्ड होता है कंप्यूटर के अंदर, इसके अंदर सारे कंपोनेंट है, इसके अंदर चिप्स है, सॉकेट्स है, स्लॉट्स है। तो इसके अंदर एक चिप होता है जिसका नाम क्या होता है? रोम, रीड ओनली मेमोरी। अब रीड ओनली मेमोरी की बात करेंगे तो इसका काम क्या है, क्यों ये मदरबोर्ड के अंदर है, इसका इस्तेमाल क्या है, ठीक है। तो देखो सबसे पहली चीज आपको याद रखनी है, रोम जो है रोम प्राइमरी है, रोम इज अ प्राइमरी, बट रोम इज नॉट टेम्पररी, ठीक है। रोम टेम्पररी नहीं है, रोम परमानेंट है। और परमानेंट के लिए कौन सा वर्ड था? तो नॉन वोलाटाइल, ठीक है। वोलाटाइल मतलब टेम्पररी, नॉन वोलाटाइल मतलब परमानेंट, ठीक है। तो रोम प्राइमरी तो है लेकिन परमानेंट है, याद रखिएगा, परमानेंट को ही हमने क्या नाम दिया था? नॉन वोलाटाइल, ठीक है। अब देखो ये रोम का काम क्या है, ये चिप है, ये समझ में आ गया, इसका काम हमको समझ में आ गया, इसकी प्रॉपर्टी हमको समझ में आ गई। अब इसका काम क्या होता है, एग्जैक्टली इसका काम क्या होता है कंप्यूटर के अंदर? तो देखो दो काम इसके होते हैं, इसके अंदर दो चीजें होती है। एक होता है टू प्रोग्राम, ऐसा छोटा सा प्रोग्राम इसके अंदर होता है जो कंप्यूटर को शुरू करने के लिए हेल्प करता है, शुरू नहीं करता है, शुरू करने के लिए हेल्प करता है। उसको मैं लिख दूंगा प्रोग्राम, प्रोग्राम टू इनिशिएट कंप्यूटर, प्रोग्राम टू इनिशिएट कंप्यूटर, कंप्यूटर को शुरू करने के लिए लगने वाला प्रोग्राम, या तो शुरू करने के लिए हेल्प करने वाला प्रोग्राम इसके अंदर होता है, जिसको हम लोग नाम देंगे बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। फुल फॉर्म याद रखिएगा, बहुत बार पूछा जाता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है। बायोस इज अ प्रोग्राम विच विल बी हेल्पफुल टू यू फॉर इनिशिएटिंग द कंप्यूटर, कंप्यूटर की शुरुआत करने के लिए प्रोग्राम हेल्प करेगा, ठीक है। कैसा होता है, क्या होता है, बताता हूँ थोड़ी देर में। और दूसरा काम क्या रहेगा, जो हमारे कीबोर्ड्स के बटन्स होते हैं जिसको हम लोग बोलेंगे की स्ट्रोक्स, की स्ट्रोक्स ऑफ कीबोर्ड। हमारे कीबोर्ड के अंदर जो बटन्स होती है, हमारे कीबोर्ड के अंदर जो बटन्स होती है उसकी भी प्रोग्रामिंग की होगी। अगर मैंने मेरे कीबोर्ड के ऊपर ए दबाया तो ए ही जाना चाहिए कंप्यूटर के अंदर, अगर मैंने कॉमा दबाया तो कॉमा जाना चाहिए, एंटर किया तो एंटर का काम होना चाहिए, कंट्रोल किया तो कंट्रोल का काम होना चाहिए। तो उसके लिए प्रोग्रामिंग किया हुआ है, और दैट प्रोग्रामिंग इज कॉल्ड एज प्रोग्रामिंग ऑफ की स्ट्रोक्स ऑफ कीबोर्ड। और वो सारी बटन्स की प्रोग्रामिंग कहाँ होती है? तो रोम चिप के अंदर होती है, ठीक है। देन कंप्यूटर को शुरू करने के लिए हेल्प कौन कर रहा है? बायोस नाम का प्रोग्राम। अभी बायोस आपने देखा होगा, अगर कंप्यूटर शुरू हुआ होगा तो कंप्यूटर शुरू होने के बाद में आपको एक मैसेज आएगा नीचे में तुरंत, प्रेस F2 और F12 फॉर सेटअप, या तो बूट ऑप्शन, ऐसा कुछ ऑप्शन आया होगा। अगर आपने वो कभी ना कभी वो
F2 या तो किसी कंप्यूटर में F12 होता है, वो अगर आपने दबाकर देखा होगा तो एक ब्लू वाला स्क्रीन आता है, एंड दैट ब्लू स्क्रीन हैविंग सेटिंग्स, कौन कौन सी सेटिंग्स होती है उसमें, एडमिन पासवर्ड होता है, उसमें आप अपनी जो बसेस है उसको चेंज कर सकते हो। बसेस चेंज मतलब क्या, तो जो आपका जो पेरिफेरल डिवाइसेस है, ठीक है, या तो जो बस के टाइप्स है उसका सेटिंग्स होता है वहाँ पर, उसको आप चेंज कर सकते हैं। साटा बस टू दूसरे किसी बस में आप ट्रांसफर कर सकते हो। बूटेबल ड्राइव कौन सा रखना है, CD ड्राइव रखना है कि पेन ड्राइव रखना है, उसको आप सेट कर सकते हो। हार्ड डिस्क रखना है उसको आप सेट कर सकते हो। तो ये सारी सेटिंग बायोस से होती है। टाइम डेट का सेटिंग आप कर सकते हो। तो बायोस जो प्रोग्राम है इसके हिसाब से ही कंप्यूटर आगे में परफॉर्म करने वाला है। तो सीधी सी बात है, कंप्यूटर शुरू होने के पहले CPU को क्या चेक करना पड़ेगा, कंप्यूटर को क्या चेक करना पड़ेगा, बायोस की सेटिंग्स, ठीक है। तो बायोस जो होता है वो कहाँ पर होता है, रोम चिप के अंदर। बहुत छोटा सा ये प्रोग्राम होता है, नियर अबाउट सिर्फ 32 किलोबाइट का, KB 32 KB नियर अबाउट इसका साइज होता है। आजकल थोड़े बड़े प्रोग्राम आते हैं, बट स्टिल बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम्स नहीं होते, बहुत छोटा सा प्रोग्राम होता है 32 KB का, ठीक है। दो चीजें बायोस के अंदर। अब हम देखते हैं रोम के टाइप्स ऑफ रोम, ठीक है, टाइप्स ऑफ रोम, ठीक है। अब रोम के टाइप्स में हमको देखना है, सबसे पहले आता है जिसको हम लोग बोलते हैं एम रोम। देन दूसरा जो आएगा उसको हम लोग बोलेंगे P रोम। तीसरा जो आएगा उसको हम लोग बोलेंगे EP रोम। चौथा जो आएगा उसको हम लोग बोलेंगे EEP रोम। फुल फॉर्म याद रखिएगा, फुल फॉर्म में लिख नहीं रहा हूं, यहाँ पर जगह कम है तो फुल फॉर्म याद रखिएगा। एम रोम स्टैंड्स फॉर मास्केबल रोम, इसको मास्केबल रोम बोल सकते हो आप लोग, या तो मैन्युफैक्चरिंग रोम भी बोल सकते हो, मैन्युफैक्चरिंग रोम याद रखिएगा। देन दूसरा जो होता है P रोम, दैट इज प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, प्रोग्रामेबल, P फॉर प्रोग्रामेबल। देन तीसरा जो होता है EP रोम, इरेजेबल, प्रोग्रामेबल, रीड ओनली मेमोरी। और लास्ट वाला होता है EEP रोम। तो EEP रोम का मतलब क्या होगा, तो इसको याद रखना, ठीक है। इसका मतलब होता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल, प्रोग्रामेबल, रीड ओनली मेमोरी, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल। ऑप्शन देता है EEP रोम स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रिकली इरेजेबल, इलेक्ट्रिकली, इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल, इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल, इलेक्ट्रॉनिकली। तो कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है ऐसे केस में, इसको याद रखना, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल, प्रोग्रामेबल, रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। ये हो गए फुल फॉर्म। अब करते हैं इसके अंदर की बात। तो एमरोम की बात करेंगे। एमरोम जो होता है, इसको मैंने बोला था कि इसको मैन्युफैक्चरिंग रोम बोलते हैं। तो सीधी सी बात है, जब मदरबोर्ड बनता होगा, जब हमारे कंप्यूटर की सबसे बड़ी सर्किटरी मदरबोर्ड बनता होगा, उसी के अंदर ये चिप डाल दी जाती होगी एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, मैन्युफैक्चरिंग रोम, ठीक है। और ये जो रोम होता है, मैन्युफैक्चरिंग रोम जो होता है, इसके अंदर ऑलरेडी बायोस का प्रोग्राम, इसके अंदर ऑलरेडी कीबोर्ड के बटन्स की प्रोग्रामिंग डाल दी जाती होगी। तो एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सारे प्रोग्राम्स वगैरह इसके अंदर डाल दिए जाते हैं। इसके कारण इसके अंदर के कंटेंट हम इरेज नहीं कर सकते, इसके अंदर के कंटेंट हम एडिट नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते। ये सारी चीज़ें होने के कारण ये जो रहेगा रीड ओनली रहेगा। रीड ओनली मतलब सिर्फ हम क्या कर सकते हैं, हमारा कंप्यूटर या तो हमारा CPU क्या करेगा, इसको सिर्फ रीड करेगा, ठीक है, लेकिन उसको एडिट चेंज नहीं कर सकता, ठीक है। तो इस रोम के अंदर एग्जैक्टली रोम का जो फुल फॉर्म है वो इसी चिप के ऊपर लागू होगा। मैन्युफैक्चरिंग रोम या तो रोम, एक ही बात है, रीड ओनली मेमोरी, दोनों भी रीड ओनली मेमोरी है, ठीक है। अब दूसरे की बात करेंगे, P रोम, प्रोग्रामेबल रोम की बात करेंगे तो बिल्कुल प्रोग्रामेबल है। ये रोम कैसा है, प्रोग्रामेबल है। प्रोग्रामेबल मतलब क्या, तो पहली बार ब्लैंक आएगा, मदरबोर्ड के ऊपर रहेगा लेकिन ब्लैंक रहेगा, उसके अंदर कुछ नहीं है, ब्लैंक है। मैं मेरे हिसाब से उसके अंदर कीबोर्ड के बटन्स का प्रोग्राम डाल सकता हूँ, मैं मेरे हिसाब से उसके अंदर बायोस का प्रोग्राम डाल सकता हूँ, सब मेरे हिसाब से कर सकता हूँ, लेकिन कितने बार, एक बार, ठीक है, सिर्फ एक बार। जैसे ब्लैंक CD होता है, ब्लैंक CD के अंदर आपने एक बार कोई मूवी डाल लिया, अब उस मूवी को आप इरेज नहीं कर पा रहे हो, तो कैसा है वो, इसी टाइप का है, ठीक है। एक बार कंटेंट आपने डाल दिया, पहली बार ब्लैंक था, उसके अंदर आपने कंटेंट डाल दिया, अब कंटेंट डालने के बाद आप इरेज चेंज नहीं कर सकते, बस उसी तरह का। तो उसको एक स्पेशल नाम है, नाम याद रखिएगा, वर्म। कौन से टाइप का रोम है ये, वर्म। इसका टाइप क्या है, वर्म। तो वर्म हम वायरस में भी पढ़ने वाले हैं, लेकिन वो वाला वर्म अलग है, ठीक है। ये वाला वर्म जो है ये है राइट वंस रीड मेनी, राइट वंस
रीड मेनी, मतलब इस रोम का टाइप कैसा है कि इसके अंदर हम राइटिंग एक बार कर सकते हैं, डेटा डाल सकते हैं एक बार, लेकिन रीडिंग कितनी बार कर सकते हैं? बहुत बार। ठीक है, राइट वंस रीड मेनी। ठीक है, इसको याद रखना। पी रोम इज ऑल्सो नोन एज वर्म, दैट इज राइट वंस रीड मेनी। देन तीसरा जो होता है ईपी रोम। ईपी रोम नाम से ही पता चल रहा है तो पी रोम ही, लेकिन कैसा है? इरेजेबल। ये इरेजेबल था क्या? ये नहीं था। इसके अंदर एक ही बार राइटिंग होता था, इसके अंदर आप बार बार राइटिंग कर सकते हो, दैट इज बार बार इरेज करो, बार बार प्रोग्राम करो। तो बिल्कुल इसके अंदर आप इरेज भी कर सकते हो, प्रोग्राम भी कर सकते हो, प्रोग्राम भी कर सकते हो, इरेज भी कर सकते हो, जितने बार चाहो उतने बार आप इसके अंदर कर सकते हो, जब तक कि ये रोम खराब नहीं होता तब तक करते रहो। ठीक है, तो इरेजेबल, प्रोग्रामेबल, रीड ओनली, मेमोरी की अगर हम बात करेंगे तो टेक्नोलॉजी भी तो याद रखना पड़ेगा। अब इसके अंदर अगर इरेज करने हैं कंटेंट तो क्या इस्तेमाल होगा? तो इसके अंदर इस्तेमाल होता है अल्ट्रा वायलेट लाइट। अल्ट्रा वायलेट लाइट का इस्तेमाल होने के कारण इसी ईपी रोम को अल्ट्रा वायलेट रोम भी कहा जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग रोम इज ऑल्सो नोन एज अल्ट्रा वायलेट रोम, तो सीधा सीधा ऑप्शन में ये ऑप्शन देगा, तो ऐसे केस में आपको आंसर क्या मारना है? ईपी रोम। ठीक है, इरेजेबल, प्रोग्रामेबल, रीड ओनली मेमोरी यूजेस अल्ट्रा वायलेट लाइट टू इरेज इट्स कंटेंट, दैट्स व्हाई दिस रोम इज कॉल्ड एज अल्ट्रा वायलेट रोम। देन लास्ट में आता है डबल ईपी रोम। फुल फॉर्म याद रखने को बोला था, इरेज इलेक्ट्रिकली इरेजेबल, प्रोग्रामेबल, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, बिल्कुल इरेजेबल है, प्रोग्रामेबल भी है, लेकिन कैसा? इलेक्ट्रिकली। इलेक्ट्रिकली तो यहां पर भी इरेज होगा, यहां पर भी आप बार बार रीडिंग और राइटिंग दोनों कर सकते हो। कंटेंट आएंगे, कंटेंट इरेज करो, नए कंटेंट डालो, बिल्कुल चलेगा, कितनी भी बार कर सकते हो। लेकिन यहां पर टेक्नोलॉजी थोड़ी अलग इस्तेमाल होगी, तो यहां पर जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होगी वो होगी इलेक्ट्रिकल पल्सेस। इलेक्ट्रिकल पल्सेस का इस्तेमाल किया जाएगा टू इरेज द कंटेंट ऑफ डबल ईपी रोम। इलेक्ट्रिकल पल्सेस का इस्तेमाल होने के कारण इसको क्या कहा जाएगा? इलेक्ट्रिकली इरेजेबल, प्रोग्रामेबल, रीड ओनली मेमोरी। इतना आसान है। ठीक है, तो देखो ये हो गए रोम के टाइप्स और ये हो गए रोम के टाइप्स के अंदर क्या क्या है वो सारी चीजें आपको याद रखनी है। काम वही है, सिर्फ थोड़ा थोड़ा फर्क है सब में। हमारे मोबाइल में भी तो रोम होता है ना? हमारे मोबाइल में भी रोम होता है। बहुत बार हमारे मोबाइल के अंदर वायरस जाता है तो हम उसको क्या करते हैं? पूरा सॉफ्टवेयर मारते हैं। सॉफ्टवेयर मारना मतलब क्या? पुराना निकाल दो, नया डालो। तो ऑब्वियस सी बात है, इनमें से होगा कोई इरेजेबल ही होगा वो, बराबर। अब एक डिफरेंस आपको याद रखना है, डबल ईपी रोम जो है, डबल ईपी रोम के अंदर कंटेंट कैसे इरेज होते हैं? तो बाइट बाय बाइट, बाइट बाय बाइट। ठीक है, बाइट का मतलब होता है ग्रुप ऑफ 8 बिट। हम मेमोरी यूनिट पढ़ने वाले उसके अंदर हम कवर करेंगे। ठीक है, बाइट किसको बोलते हैं? तो डेटा कैसे इरेज होगा? बाइट बाय बाइट। ठीक है, और यहाँ पर अल्ट्रावायलेट रेज जहां जहां उस चिप के ऊपर जाएगी वहां वहां इरेज, वहां वहां कंटेंट इरेज होने वाले हैं। ठीक है, तो दीज आर टाइप्स ऑफ रोम। इसको आपको पढ़ना है अच्छे से। रैम में से क्वेश्चन नहीं आएगा तो रोम में से आएगा। रैम और रोम में डिफरेंस इतना है कि रैम प्राइमरी है, रोम भी प्राइमरी है, बट दोनों में डिफरेंस ये है कि रैम जो है वो टेम्पररी था, वो वोलाटाइल था, और रोम जो है वो क्या है? नॉन वोलाटाइल है। ठीक है, तो ये हो गया रोम के बारे में कंप्लीट। सीक्वेंस यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो हमारा सेकेंडरी स्टोरेज बचा है, उसको हम लेंगे, लेकिन उसके पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मुझे कवर करना है जो हमने लास्ट लेक्चर में नहीं लिया था, दैट इज मेमोरी यूनिट्स। ठीक है, तो अभी हम मेमोरी यूनिट्स देखते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, एग्जाम में क्वेश्चन आना ही आना है। इसमें से कोई भी एग्जाम हो क्वेश्चन आता ही है। तो मेमोरी यूनिट में सबसे इंपॉर्टेंट मेमोरी यूनिट हमको पढ़ने हैं। कुछ मेमोरी यूनिट्स है जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। देखो, अगर मैं सबसे छोटे मेमोरी यूनिट की बात करूंगा, दैट इज 0 और 1, तो इसको हम कंप्यूटर की भाषा में बोलेंगे बिट, BIT, बिट। ठीक है, कौन सा बिट? तो इसको सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करना है
तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल b से, ठीक है, स्मॉल b। देन अगर मैं बोलता हूं ग्रुप ऑफ 4 बिट्स, 4 बिट्स का अगर ग्रुप बनता है, मतलब ये ऐसा 0 0 0 0 या तो 1 1 1 1 या तो 0 1 0 1 या तो 1 0 1 0, 4 बिट का ग्रुप हो गया ना ये, ठीक है। तो इस 4 बिट के ग्रुप को बोला जाएगा निबल, 1 निबल, NIBBLE निबल, ठीक है। देन तीसरा जो होता है ग्रुप ऑफ 8 बिट्स, 8 बिट्स का अगर ग्रुप बनता है तो उसको हम लोग बोलते हैं 1 बाइट। और बाइट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग इस्तेमाल क्या करेंगे, तो बड़ा वाला b। देन नेक्स्ट वाला यूनिट जो है ग्रुप ऑफ 16 बिट्स, 16 बिट्स के ग्रुप को क्या कहा जाएगा, तो ग्रुप ऑफ 16 बिट्स इज कॉल्ड एज वन वर्ड, ठीक है। ये 4 एकदम सिंपल से यूनिट बहुत बार एग्जाम में आते हैं, ठीक है, चारों यूनिट एग्जाम में बहुत बार पूछे जाएंगे। तो ये 4 यूनिट को आपको बहुत अच्छे से करना है। क्वेश्चन कैसे आएंगे इसके ऊपर, देखो क्वेश्चन कैसे बनते हैं, क्वेश्चन कैसे बनते हैं इसके ऊपर। 32 बिट्स इक्वल टू क्वेश्चन मार्क बाइट, क्वेश्चन मार्क बाइट ऑप्शन देता है, 4 6 8 15 ऐसे ऑप्शन देता है, ठीक है। जो भी देगा इस तरह से आपको याद रखना है। देखो अब बीट और बाइट में रिलेशन क्या है, तो देखो बीट और बाइट में रिलेशन का दिख रहा है, ये 8 बिट इक्वल टू 1 बाइट, ठीक है। तो कितना बाइट मतलब कितना बिट, तो 8 बिट्स मतलब 1 बाइट, तो सीधा सीधा यहाँ पर 32 बिट दिया है, तो 32 बिट और बाइट का रिलेशन 8 का, तो सीधा 8 से डिवाइड कर देना, 8 चौक 32, आंसर आ गया 4, ठीक है। अगर आपको बाइट ना देते हुए उसने दे दिया निबल, तो निबल और बिट में रिलेशन कितने का, 4 का, तो 4 से डिवाइड कर दो, 4 8 32, 4 8 जा 32, तो आंसर आ जाएगा 8, ठीक है। अगर निबल के जगह आपको वर्ड पूछ लिया, तो वर्ड अगर पूछा तो वर्ड और बिट्स का रिलेशन कितने का, 16 का, 16 से डिवाइड करो, 16 2 जा 30, तो आंसर आ जाएगा 2, ठीक है। अगर बाइट पूछा तो 4 आएगा, निबल पूछा तो 8 आएगा, वर्ड पूछा तो 2 आएगा। बहुत सिंपल सी बात है, या 32 की जगह 64 देगा, 64 की जगह 128 दे देगा, बहुत बड़ा नंबर नहीं देगा, ठीक है, बहुत बड़ा नंबर नहीं देगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को यही रिलेशन नहीं पता रहता है, ठीक है। तो बड़े बड़े नंबर्स नहीं आते, बड़े नंबर्स कब आएंगे क्या पूछेंगे, तो बिल्कुल वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है। हम कन्वर्जन भी पढ़ेंगे, बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी, उसमें सारी चीजें हम कवर अप करेंगे। अगर कोई भी नंबर दे दिया तो भी आप कर पाओगे। चलो, तो ये 4 बेसिक यूनिट आपको याद हो गए होंगे। नेक्स्ट वाला देखते हैं। नेक्स्ट वाले देखते हैं। अब देखो 4 हो गया, सबसे पहला 0 और 1 को हम लोग बीट बोलते थे, फिर ग्रुप ऑफ 4 बिट को निबल बोलते थे, ग्रुप ऑफ 8 बिट को हम बाइट बोलते थे, और ग्रुप ऑफ 16 बिट को हम वर्ड बोलते थे, ठीक है। अब देखो, अब बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट आ रहे हैं, इसको अगर आपने कर लिया तो आपको बहुत आसान जाएगा आगे में, ठीक है। नेक्स्ट वाला जो 5वां यूनिट है वो वाला है 1024 बाइट अगर एक साथ आते हैं तो उसको कहा जाता है 1 किलो बाइट। और किलो बाइट को कैसे लिखेंगे शॉर्ट में, के बी, बड़ा बी, छोटा बी नहीं, छोटा बी लिखा था वो बाइट हो जाएगा, किलो बाइट हो बिट हो जाएगा, ठीक है, छोटा बी किलो बिट हो जाएगा, तो इसलिए किलो बाइट को कैसे लिखेंगे हम, के बी, कैपिटल के बी, ठीक है। देन नेक्स्ट वाला जो होगा, अब वहां पर खत्म किया तो वैसे शुरू करना, 1024 किलो बाइट का अगर मैंने ग्रुप बना लिया तो क्या बन जाएगा, के बी से बड़ा होता है एम बी, तो यहां पर लिख दूंगा 1 मेगाबाइट, मेगाबाइट। और मेगाबाइट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल एम बी। देन मेगाबाइट कर खत्म किया तो यहां पर शुरू कहां से करेंगे, मेगाबाइट से ही। 1024 MB अगर आ गया तो यहां पर हम उसको लिखेंगे 1
गीगाबाइट, गीगा बोलना है इसको, गीगाबाइट। बहुत सारे लोगों को मैंने इसको जीगाबाइट बोलते हुए सुना है, तो जीगाबाइट इज रॉन्ग, इट इज कॉल्ड एज गीगाबाइट। ठीक है, जीबी, गीगाबाइट, जीबी। ठीक है, देन उसके बाद में नेक्स्ट वाला जो आएगा 1024 जीबी, अगर एक साथ आते हैं तो वो बन जाता है 1 टेराबाइट, टेराबाइट, दैट इज टीबी। ठीक है, अभी यहां तक लेते हैं, और भी यूनिट्स है लेकिन पहले इनको समझ लेते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि 1024 से क्यों लिखा, 1000 क्यों नहीं लिखा, 1000 नहीं चलता था क्या, 1000 लिखा तो नहीं चलता था क्या? तो देखो पहले समझ लेते हैं हम लोग। ठीक है, क्यों 1000 नहीं लिखा उसको समझ लो। देखो, अगर मैं बात कर रहा हूं बाइनरी की, तो बाइनरी में कितने डिजिट होते हैं? 1 और 0, बराबर। बाइनरी में 2 ही डिजिट है, 1 और 0, 2 ही डिजिट है। तो 2 ही डिजिट है तो इसका पावर करते जाओ। 2 का पावर 1 2, 2 का पावर 2 4, 2 का पावर 3 8, 2 का पावर 4 16, 2 का पावर 5 32, 2 का पावर 6, 2 का पावर 6 हो जाएगा 64, 2 का पावर 7 128, ऐसा करते जाओ करते जाओ करते जाओ, तो आपको 2 का पावर 9 मिलेगा 512, और 2 का पावर 10 जो रहेगा, 2 का पावर 10 अगर आप करते हो तो आ जाएगा 1024। ठीक है, इसलिए 1000 नहीं लिया क्योंकि वो हमारे जो कैलकुलेशन है उसमें नहीं बैठता है। बाइनरी है तो बाइनरी में कॉम्बिनेशन जीरोज और वंस का बनेगा, मतलब 2 के पावर्स में जो भी आने वाले यूनिट्स वो सब 2 के पावर में आने वाले, तो वो कहाँ तक जाएगा 1024 तक। तो 1024 मतलब 2 का पावर 10। ठीक है, देन आगे में हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाले मेमोरी यूनिट हम देखते हैं। कहाँ पर खत्म किया हमने? टीबी पे। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली आप जरूर बोल सकते हैं। अगर मैं बोलता हूँ अप्रोक्सीमेटली 1000 बाइट, अगर ऐसा बोल दिया अप्रोक्सीमेटली 1000 बाइट, तो अप्रोक्सीमेट बोला तो फिर क्या लिखेंगे हम उसको? 1 किलोबाइट। किलो से याद रखना। ठीक है, जैसे 1000 ग्राम कितना होता है? 1000 ग्राम मतलब 1 किलो, तो वैसे ही याद रखना 1000 बाइट मतलब अप्रोक्सीमेटली 1 केबी। लेकिन 24 ऐड होंगे। क्यों 24 ऐड होंगे? क्योंकि 2 का पावर 2 डिजिट है ना, इसलिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट वाला यूनिट देखते हैं। नेक्स्ट वाला जो यूनिट है टीबी के ऊपर खत्म किया था, तो टीबी से शुरू करेंगे। 1024 टेराबाइट। ठीक है, 1024 टेराबाइट इक्वल टू हो जाएगा। देखो अब नेक्स्ट वाले यूनिट को याद कैसे रखना। टीबी तक तो सबको याद रहते हैं, लेकिन उसके बाद में बाद की यूनिट्स के लिए तकलीफ जाती है। तो एक कीवर्ड याद रखना, यहां पर लिख देता हूं कीवर्ड PEZY, साइड में भी PEZY, साइड में भी। पेजिब बोल सकते हैं इसको आप, पेजिब। ठीक है, ऐसे याद रखना इस कीवर्ड को, तो आपको सारी यूनिट याद हो जाएंगे। 1024 टेराबाइट कितना होगा? तो वो हो जाएगा, कुछ तो भी पी से आने वाला है, तो 1 पेटाबाइट, पेटाबाइट, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे पीबी से। देन उसके बाद में नेक्स्ट वाला यूनिट आएगा 1024 पेटाबाइट। अगर एक साथ आते हैं तो पी के बाद में क्या दिख रहा है? ई से कुछ तो भी आएगा, तो ई से क्या आएगा? तो एक्साबाइट, दैट इज ईबी, एक्साबाइट। ई है ये, एक्सा। ठीक है, देन उसके बाद में नेक्स्ट वाला एक्साबाइट पर खत्म किया, तो एक्साबाइट से ही शुरू करेंगे। 1024 एक्साबाइट कितना होगा? तो 1024 एक्साबाइट को हम लोग जेड से कुछ तो भी आएगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं एक जीटाबाइट, जीटा बाइट। ZB से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। देन नेक्स्ट वाला यूनिट आएगा 1024 जीटा बाइट। अगर एक साथ आते हैं तो Z के बाद में क्या दिख रहा है? Y, तो Y से हम लोग लेंगे योटा। ठीक है, योटा बाइट, दैट इज YB। और लास्ट वाला जो रहेगा, लास्ट नहीं बोल सकते और है। ठीक है, 1024 योटा बाइट को एक साथ ले लो तो बन जाएगा एक B, साइड में B नीचे में B, तो ब्रोंटो, ब्रोंटो बाइट, दैट इज उसको हम लिखना है तो B भी लिखेंगे। एंड एट लास्ट सबसे बड़ा यूनिट जो रहेगा 1024 ब्रोंटो बाइट। अगर एक साथ आते हैं तो बन जाता है एक जियो बाइट। तो जियो बाइट ना बोलते इसको जीओपी बोलना। तो सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है? जियो। और सबसे छोटा यूनिट कौन सा था? तो बिट, बिट 0 या तो 1। अब क्वेश्चन कैसे पूछता है, ये तो यूनिट आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, बहुत सिंपल सा थे। ठीक है, ये यूनिट आपको याद हो जाएंगे। देखो
ठीक है, मेमोरी यूनिट 0 है तो 1 को क्या बोलते थे, बिट। देन ग्रुप ऑफ 4 बिट निबल, ग्रुप ऑफ 8 बिट बाइट, ग्रुप ऑफ 16 बिट वर्ड, बराबर। नेक्स्ट वाला देखो, 1024 बाइट कितना होता है, 1 किलो बाइट। 1024 के जगह अप्रोक्सीमेटली आपको 1000 दे देगा तो भी आंसर वही रहेगा, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा ध्यान देना, एक आरबीआई का क्वेश्चन है, आरबीआई ने पूछा था, आरबीआई का क्वेश्चन, चलो आरबीआई का क्वेश्चन लिख लेता हूं मैं यहाँ पर। आरबीआई में पूछा गया क्वेश्चन, आरबीआई क्या बहुत बार पूछा था, ठीक है। चलो मैं लिखता हूं क्वेश्चन, एज इट इज क्वेश्चन, 1 GB इक्वल्स टू 1 GB इक्वल्स टू 1 GB इक्वल्स टू 2 का पावर क्वेश्चन मार्क, 2 का पावर क्वेश्चन मार्क बाइट, एज इट इज क्वेश्चन आरबीआई का, ठीक है। 1 GB इक्वल्स टू 2 का पावर क्वेश्चन मार्क बाइट। तो आपको क्या पूछा है, क्वेश्चन मार्क, पावर में क्या आएगा, ठीक है। ऑप्शन दे देता हूं, 10, 20, 30, 40, 100, ठीक है। मैंने तो सिंपल ऑप्शन दिया, उसने तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग ऑप्शन दिया था, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, अब देखो आंसर कैसे पता करना, ठीक है। जीबी पूछ लिया, रट्टा मार लिया, हो जाएगा, नहीं रट्टा नहीं मारना है, यूनिट से याद रखना है। कैसे, तो देखो देखो अब यहां पर कैसे इसको याद रखना, कैसे इसको याद रखना, देखो यहां पर 1024 मतलब 2 का पावर कितना होता है, 10। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं 2 का पावर 10 बाइट्स, बिल्कुल। तो 2 का पावर 10 बाइट को मैं क्या बोल सकता हूं, 1 KB। वैसे ही मेगाबाइट अगर है तो मेगाबाइट को मैं लिख सकता हूं 2 का पावर 20 बाइट, तो 2 का पावर 20 बाइट मतलब MB। वैसे ही 2 का पावर 30 क्या हो जाएगा, 2 का पावर 30 बाइट अगर मैं बोलता हूं तो क्या हो जाएगा, 1 GB। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, देखो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन क्या था, 1 GB इक्वल टू 2 का पावर क्वेश्चन मार्क। तो 1 GB 2 का पावर क्वेश्चन मार्क, तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, तो 1 GB इक्वल टू 2 का पावर 30, ठीक है। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 का पावर 30, ठीक है। तो कंफ्यूजन होता है, बहुत सारे लोग 100 मार्क के आते हैं, जो कि गलत होगा। अब देखो इसको कंप्लीट करते हैं, ये तो 13 बाइट के लिए क्या लिख दूं मैं, 2 का पावर 40 बाइट्स, ठीक है। देन उसके बाद में पेटाबाइट के लिए क्या लिख दूं, पेटाबाइट के लिए 2 का पावर 50, ये हो जाएगा 2 का पावर 60, ये हो जाएगा 2 का पावर 70, ये हो जाएगा 2 का पावर 80, ये हो जाएगा 2 का पावर 90 और ये हो जाएगा 2 का पावर 100 बाइट्स। तो 100 हो गया तो खत्म हो गया ना, 100 के ऊपर कहा जाएगा, इसलिए सबसे बड़ा यूनिट क्या है, जियोप। तो जियोप अगर आता है तो जियोप के लिए क्या लिखना है, 2 का पावर 100 बाइट्स, ठीक है। पेटाबाइट आता है तो पेटाबाइट के लिए क्या लिखोगे, 2 का पावर 50 बाइट। तो शुरुआत कहाँ से याद रखना, तो शुरुआत रखना KB से, KB, ठीक है। देखो ये देखो यहाँ से शुरुआत करना, 1024 बाइट मतलब कितना होता है, 1 KB। तो 1 KB मतलब ही कितना, 2 का पावर 10 बाइट्स। तो यहाँ से सीरीज शुरू होगा, KB के बाद MB के बाद GB के बाद TB के बाद PEZY याद रखना, PEZY साइड में भी। तो TB के बाद पेटाबाइट के बाद 1024 पेटाबाइट 1 एक्साबाइट, 1024 एक्साबाइट 1 जीटाबाइट, 1024 जीटाबाइट 1 योट्टाबाइट, 1024 योट्टाबाइट 1 ब्रोंटोबाइट, 1024 ब्रोंटोबाइट एक साथ आते तो सबसे बड़ा यूनिट क्या बनेगा, तो जियो, ठीक है। तो इस तरह से आपको मेमोरी यूनिट से याद रखने हैं। क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं। और एक लास्ट वाला क्वेश्चन ले लेता हूं मैं, ठीक है, और कैसे क्वेश्चन पूछता है वो भी बताता हूं, तो हमारा आज का सेशन खत्म हो जाएगा। देखो और कैसे क्वेश्चन पूछता है, एक तो मैंने बताया वो 32 बिट इक्वल टू हाउ मेनी वर्ड, 32 इक्वल टू हाउ मेनी बाइट्स, ठीक है। दूसरा हमने देखा 2 के पावर 10 में। तीसरा क्वेश्चन कैसे पूछता है, आपको बोल देगा 1000 अप्रोक्सीमेटली 1000 बाइट्स इक्वल टू कितना होता है, तो हमको पता है ये कितना होता है, 1 KB। लेकिन जब आपको मिलियन बिलियन ट्रिलियन में पूछेगा तो पत्ता गुल हो जाता है। तो ऐसे केस में याद रखना, अगर आपको पूछा आता है 1 मिलियन ऑफ बाइट्स, ऐसा पूछा जाएगा, या तो आपको पूछा जाएगा 1
बिलियन ऑफ बाइट्स, या तो आपको पूछा जाएगा तीसरा दैट इज 1 ट्रिलियन ऑफ बाइट्स, ट्रिलियन ऑफ बाइट्स। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या आंसर मारोगे आप? तो देखो ऐसे केस में आपको क्या आंसर मारना है, ऐसे केस में आपको क्या आंसर मारना है, तो थोड़ा ध्यान देके देखना। ठीक है, मिलियन मतलब क्या होता है? 10 लाख। ठीक है, 10 लाख, तो 1000 तो हमको पता है, 1000 के सामने 3 जीरो लगा दो। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है ऐसे केस में इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 MB। ठीक है, MB से फिर और 3 जीरो बढ़ा दो, 10 लाख के सामने 3 जीरो लगा दो, तो क्या बन जाता है? बिलियन। ठीक है, तो बिलियन मतलब हो जाता है 1 GB गीगाबाइट, और उसके सामने 1 बिलियन के सामने और 3 जीरो लगा दो तो बन जाता है ट्रिलियन। आजकल बोल रहे हैं ना भारत की इकोनॉमी 5 ट्रिलियन लेके जाना है। ठीक है, वो सब बोला जा रहा है, बस बोला ही जा रहा है। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा 1 TB। ठीक है, तो इसको याद रखना कैसे, तो ये तो अपने को पता ही है 1000 बाइट मतलब 1 किलोबाइट, तो 1000 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ 10 का पावर 3, बिल्कुल 10 का पावर 3 बाइट लिख सकता हूँ। ठीक है, 1 मिलियन 10 का पावर 6 बाइट। चलो, तो थोड़ा सा टेक्निकल इशू के कारण गड़बड़ हो गया। अभी देखो 1000 अगर बोला तो किलो, ये तो अपने को पता है, तो उसको मैं लिख सकता हूँ 10 का पावर 3 बाइट। देन 1 मिलियन मतलब 10 लाख, 10 लाख को मैं लिख सकता हूँ 10 का पावर 6 बाइट। तो 10 का पावर 6 अभी तक ये पूछा नहीं गया है, लेकिन ये जरूर पूछा गया है मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन। 1 GB इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, तो ऑप्शन देता है मिलियन, बिलियन, 1000, ट्रिलियन। ठीक है, तो ऐसे केस में GB अगर बोला तो बिलियन। ठीक है, MB बोला तो MB बोला तो मिलियन, और TB बोला तो ट्रिलियन। तो अगर आपको याद भी नहीं रहता 10 का पावर 3, 10 का पावर 6, 10 का पावर 9, 10 का पावर 12, 3 जीरो बढ़ाते जाना, अगर आपको याद नहीं भी आ रहा है तो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो अपने को पता है 1000 मतलब KB, 1000 ग्राम मतलब 1 किलो, तो 1000 मतलब 1 किलो बाइट। ऐसे याद रखना, किलो से ग्राम और किलो का रिलेशन याद रख के वैसे ही है, सिर्फ यहाँ पर 24 ज्यादा होता है एग्जैक्ट देखेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 1000 बाइट इक्वल टू 1 KB है, तो आपको याद ही रहेगा। इसमें अगर कंफ्यूजन होता है तो देखो, कंफ्यूजन ना होने के लिए बहुत सिंपल सी चीज है, ये देखो मिलियन का M, MB का M, खत्म, बात ही खत्म। मिलियन पूछा, MB आंख बंद करके मार देना। 1 मिलियन बाइट्स इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ऑप्शन देगा MB, GB, TB, PB, सीधा MB, खत्म। ठीक है, TB पूछा तो ट्रिलियन मार देना। देखो ट्रिलियन का T, TB का T, तो याद किसको रखना है? सिर्फ इसको याद रखो। ठीक है, इसको याद रखो, ये थोड़ा अलग है इसलिए एग्जाम में यही पूछा गया था। ठीक है, तो बिलियन, 1 बिलियन बाइट इक्वल टू 1 GB, और बिलियन को ही आप कैसा लिख पाओगे? 10 का पावर 9 बाइट। 10 का पावर 3 मतलब 10 का पावर 3 बाइट मतलब 1 KB, 10 का पावर 6 मतलब 1 MB, 10 का पावर 9 बाइट्स मतलब 1 GB, और 10 का पावर 12 मतलब 1 TB। ठीक है, तो यहाँ पर ये होते हैं मेमोरी यूनिट्स खत्म। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। इस सारे लेक्चर सीरीज को आप लोग देखिए, आपको RBI, RRB जितने भी एग्जाम्स है जिसमें कंप्यूटर आएगा उसमें बहुत ज़्यादा फायदा होगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर एंड बाय बाय।